तो जैसा कि पिछले पार्ट के एंड में हुआ था, हानली उस बंदे को पकड़कर ले गया था। अब ये पार्ट बिल्कुल वहीं से शुरू होता है। हानली उस हट्टे कट्टे आदमी को घसीटते हुए हवेली के एक मामूली से कमरे में ले आया और उसे फर्श पर पटक दिया। ससुरे का पूरा बदन नीली बर्फ से जकड़ा हुआ था और फटी आंखों में साफ मौत का खौफ नाच रहा था। हानली ने हाथ घुमाया और उंगलियों के बीच एक चांदी की सुई चमक उठी। उसने झुककर तड़ातड़ उस आदमी के सिर में सुई चुभो दी। वो आदमी एक बार बुरी तरह थरथराया और फिर एकदम मुर्दे जैसा ढीला पड़ गया। इसके बाद हानली ने हाथ से कुछ अजीब से इशारे किए और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए उस पर जादुई मोहरें दाग दी। देखते ही देखते शरीर से बर्फ गायब हो गई और वो आदमी खाली आंखों के साथ किसी कठपुतली की तरह अकड़ कर बैठ गया। चेहरे पर नीली चमक लिए हानली ने अपनी आस्तीन घटकी और चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे गाड़ दिए। इससे एक ऐसा घेरा बन गया जिससे बाहर किसी को कानों कान खबर ना हो कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। फिर वो बिजली की फुर्ती से उस आदमी के पीछे जा खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ उस आदमी के सिर पर रखा और हानली के शरीर से निकली तेज रोशनी ने दोनों को ढक लिया। हानली की आवाज एकदम बर्फीली और बिना किसी जज्बात के गूंजी। तेरा नाम क्या है और कॉन्ग क्लैन में तेरी क्या औकात है? वो आदमी एकदम सुध बुध खोकर बोला, मेरा नाम कॉन्ग डोर है, मैं बाहर के कामकाज देखता हूं। कॉन्ग क्लैन ने फैल्कन क्लाउड विलेज पर कब्जा कब किया और यहां के असली लोग कहां गए? 7 साल पहले सबको स्नो रिवर नाम के शहर में खदेड़ दिया गया था। हानली ने एक के बाद एक कई सवाल दागकर सारा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया। काम पूरा होते ही उसने अपना हाथ हटाया और वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हानली ने उसे एक गोली खिलाई और शरीर के खास पॉइंट पर सुई मार दी ताकि उसकी याददाश्त धुंधली हो जाए। हानली खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, चलो वरी फ्री नीडल से इसकी यादें तो बंद कर दी, अब ये तुरंत कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा। काश मेरी ताकत इतनी होती कि मैं ड्रीम टीयर टेक्निक इस्तेमाल कर पाता तो इतनी चिक चिक नहीं करनी पड़ती। उसने अपने झंडे समेटे और हवेली से बाहर निकल गया। उसका अब उस तमाशे यानी ग्रैंड असेंबली में कोई मन नहीं था, सो वो सीधे गांव के बाहर की तरफ चल दिया। वहां से वो नीली रोशनी की तरह उड़ता हुआ उस छोटे से कस्बे की तरफ निकल गया जिसका नाम उस आदमी ने बताया था। स्नो रिवर टाउन कोई बहुत दूर नहीं था, शाम ढल चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था। इसलिए जब हानली वहां पहुंचा तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलते फिरते उसने अपनी अंदरूनी शक्ति यानी अपनी भीतरी ताकत चारों तरफ फैला दी ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नेसेंट सोल वाला खतरनाक कल्टीवेटर तो आसपास नहीं है। जैसा उसने सोचा था, कस्बे में कुछ कल्टीवेटर्स तो थे, पर सब हल्के लेवल वाले थे। सबसे तगड़ा वाला एक कोर फॉर्मेशन वाला एक कोने में छिपा बैठा था, पर हानली की पैनी नजरों से कोई नहीं बच सका। जब तसल्ली हो गई कि यहां कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो वो अपनी ताकत छिपाकर गली गली कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे एक चौराहे पर प्लेजेंट अराइवल नाम की सराय का बोर्ड दिखा। उस पर एक कोने में चाय की केतली का निशान बना था, जिसे देखकर हानली की आंखें चमक उठीं। उसने गहरी सांस ली और मौका पाकर पलक झपकते ही बंद दरवाजे के आर पार ऐसे निकल गया जैसे वो कोई भूत हो। अंदर एकदम सन्नाटा और घुप अंधेरा था। हानली हवा के झोंके की तरह अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ा। वहां सराय का मालिक, एक सूखा सा बूढ़ा, अपनी जवान लुगाई के साथ मजे से खर्राटे मार रहा था। तभी हानली ने एक ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ फेंका और बूढ़ा पसीने पसीने होकर हड़बड़ाकर जाग गया। सामने अंधेरे में एक साया खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। बूढ़ा जैसे ही चिल्लाने को हुआ, हानली ने एक सुई की चमक दिखाई और बूढ़े की आवाज हलक में ही फंस गई। हानली ने ठंडे लहजे में कहा, शोर मत मचाना वरना खैर नहीं, मुझे बस इस चाबी के बारे में बात करनी है। उसने एक चांदी की चाबी दिखाई। चाबी देखते ही बूढ़े की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। बूढ़े ने इशारों में कुछ कहना चाहा तो हानली ने सुई हटा ली। बूढ़ा खांसते हुए बोला, क्या ये चाबी मैं देख सकता हूं? चाबी की जांच करने के बाद बूढ़े ने अदब से झुककर कहा, तो क्या आप ही वो बड़े यंग मास्टर हैं? हानली ने सीधे सपाट शब्दों में कहा, चाबी देख ली ना, अब शक कैसा? बूढ़ा खुश होकर बोला, मालिक ने सालों से कोई खबर नहीं भेजी थी, मैं तो डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। अब आप आ गए हैं तो जान में जान आई है। फिर वो हानली को पिछवाड़े के आंगन में ले गया और खुरपी से एक जगह खोदने लगा। वहां से उसने एक मामूली सी ईंट निकाली और हानली को तमा दी। बूढ़ा बोला, खजाने का रास्ता इसी ईंट के अंदर छिपा है, इसे खोलना मेरे बस की बात नहीं, पर आप तो इसे चुटकियों में खोल देंगे। हानली ने ईंट हाथ में ली और दबंगई से बोला, बिल्कुल, अब मेरा काम हो गया, तू यहां से बोरिया बिस्तर समेट और कहीं दूर निकल जा, अपनी पहचान छिपा लेना। बूढ़े का चेहरा लटक गया। वो समझ गया कि फैंट पर भारी मुसीबत आई है। उसने दुखी मन से हामी भर दी। हानली को उस वफादार बूढ़े पर थोड़ा तरस आ गया। उसने एक नीली शीशी उसे थमाते हुए कहा, ये ले, ये दवा तुझे लंबी उम्र और तंदुरुस्ती देगी। अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना।
इससे पहले कि बूढ़ा कुछ कहे, हानली नीली बिजली की तरह वहां से गायब हो गया। बूढ़ा बस उस शीशी को हाथ में लिए खाली आंखों से अंधेरे को निहारता रह गया। कस्बे से बाहर निकलकर हानली एक सुनसान पहाड़ी पर उतरा और अपनी हथेली पर उस ईंट को रखकर उसे गौर से देखने लगा। ईंट हाथ में लेते ही हनली ने उसे गौर से ताड़ना शुरू किया और अपना दूसरा हाथ उस पर फेरा। उसकी उंगलियों से नीली रोशनी फूट रही थी और जैसे ही उसने ईंट को छुआ वो सफेद रोशनी में लहरें मारने लगी। हनली के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने धीरे से सिर हिलाया। ये ईंट एकदम वैसी ही थी जैसा फेंग युए ने उसे बताया था। असल में ये एक स्टोरेज पाउच था जिसे ईंट का रूप देकर छिपाया गया था, पर इसे खोलने के लिए एक खास मंत्र की जरूरत थी। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलने की हिमाकत करता तो अंदर रखा सारा माल जलकर राख हो जाता। फेंग युए के मरने से पहले ही हनली ने उससे वो मंत्र उगलवा लिया था। अब उसने वही मंत्र बुदबुदाया और अपने मुंह से नीली रोशनी का एक गोला छोड़ा जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक अक्षर नाच रहे थे। वो गोला सीधे ईंट से जा टकराया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी उसने एक हाथ से जादू वाला इशारा किया और ईंट के हर कोने को अपनी उंगली से खटाखट दबाया। एक हल्के धमाके के साथ ईंट की सतह पर एक एकदम कालिया सुराख उभर आया। हनली कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने बिना सोचे समझे उस सुराख में हाथ डालने का रिस्क नहीं लिया। इसके बजाय उसने ईंट के निचले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ जमाया। ईंट रोशनी के साथ थरथराई और उस सुराख से दो चीजें सनसनाती हुई बाहर निकलीं, एक कुछ इंच लंबी जेड स्लिप और कागजातों का एक भारी भरकम बंडल। उसने हवा में ही झपट्टा मारकर उन्हें लपक लिया। ईंट को किनारे रख हनली ने उन कागजों को तो घास तक नहीं डाली और फौरन अपनी भीतरी ताकत उस जेड स्लिप के अंदर दौड़ा दी। बस कुछ ही देर हुई थी कि उसका चेहरा उतर गया और वो एकदम गुस्से में लाल पीला होने लगा। उसकी ये हालत देख मोनार्क फोल डाइवर्जेंस से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, कायरे, क्या मामला है? क्या इसमें फेंग क्लैन की उस गुप्त गुफा का ठिकाना नहीं लिखा है क्या? लिखा तो है और एकदम सलीके से एक एक जगह का पता भी दिया है। हनली ने एक लंबी सांस छोड़ी और जेड स्लिप से अपना ध्यान हटाकर माथे पर बल डाल लिए। तो फिर इतना मुंह काहे लटकाए हो? क्या वो गुफा कोनो बहुत खतरनाक जगह पर है? आखिर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ठहरा 10,000 साल का पुराना पापी, उसका अंदाजा एकदम सटीक बैठा। हनली ने बेबसी में हाथ झाड़ते हुए कहा, लगता है इस बार तगड़ी मुसीबत से पाला पड़ेगा। वो गुप्त गुफा स्नोमाउंट माउंटेन्स की एकदम गहराइयों में छिपी है। ससुरा ये फेंग क्लैन वाले वहां गुफा काहे बनाए? क्या उन्हें नहीं पता था कि उन पहाड़ों में कुछ तो लोचा है और वहां जाने वाले कल्टीवेटर्स अक्सर गायब हो जाते हैं? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस एकदम चकरा गया। हनली ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब ये तो वही जाने। शायद फेंग क्लैन के पुरखों को लगा होगा कि जगह जितनी खूंखार होगी माल उतना ही सुरक्षित रहेगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने बड़े ढीठ अंदाज में कहा, अरे जब वो लोग इसे बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना भी खतरा नहीं होगा। फालतू में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद तो यही है। अब जब नक्शा हाथ लग ही गया है तो किसी अनजाने डर के मारे इसे छोड़ तो नहीं सकता। अगर सब कुछ चकाचक रहा तो एक दिन में वहां पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हनली ने जेड स्लिप को अंदर रखा और उन कागजों में से एक को उठाकर पलटने लगा। अचानक वो चौंक गया। उसने कहा, ये तो फेंग क्लैन की दुनियादारी वाली संपत्तियों के कागज हैं। भाई साहब, इस पूरे इलाके में तो इन्हीं की दबंगई चलती है। सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं के पास है। इसमें कौनो बड़ी बात है का? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस बोला। ग्रेट जिन के खानदानी रईस और हेवनली नाउथ के कल्टीवेटर्स में बहुत फर्क है। यहाँ के लोग आम दुनिया में दखल देना एकदम मामूली बात समझते हैं और बड़े बड़े सरकारी अफसरों और रईसों के साथ उठना बैठना इनके लिए कौनो शर्म की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो फकीर कल्टीवेटर होते हैं वो भी इनसे मदद मांगते रहते हैं। ग्रेट जिन की जमीन बहुत बड़ी है और यहाँ आम लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ वीरान इलाके कम और कीमती जड़ी बूटियां या चमकते पत्थर अक्सर आम लोगों के हाथ लग जाते हैं। हेवनली नाउथ में ऐसा नहीं है। वहां आबादी कम और जंगल ज्यादा हैं, इसलिए वहां के कल्टीवेटर्स आम दुनिया से ज्यादा नाता नहीं रखते। हनली ने शक भरी नजरों से पूछा, मतलब आपका कहना है कि ये बड़े बड़े संप्रदाय ग्रेट जिन के राजा महाराजाओं को अपनी ताकत और साधनों पर कब्जा करने देते हैं? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस खिलखिलाकर हंसा और बोला, अरे कब्जा काहे करने देंगे? ग्रेट जिन हेवनली नाउथ जैसा नहीं है जहां छोटे छोटे देश और कबीले हों। यहां तो प्राचीन काल से ही एक तगड़ा शाही दरबार पूरी दुनिया पर राज करता आ रहा है। चाहे कौनो भी कल्टीवेटर कितना भी बड़ा सूरमा काहे ना हो, वो आम लोगों के काम में टांग अड़ाने की जुर्रत नहीं करता, वरना दूसरे संप्रदाय इसे बहाना बनाकर उस पर टूट पड़ेंगे। इसलिए दरबार और बड़े कल्टीवेटर्स के बीच एक समझौता हो गया। अगर मुझे सही याद है तो तय ये हुआ था कि कोई भी बड़ी ताकत राजा के काम में दखल नहीं देगी और राजा भी अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कुछ फकीर कल्टीवेटर्स को नौकरी पर रख सकेगा। हाँ, शाही खानदान भी अपने कुछ कल्टीवेटर तैयार कर सकता है, पर बड़े संप्रदाय उन पर गिद्ध जैसी नजर रखते हैं ताकि वो हद से बाहर ना निकलें।
अपने लिए सामान और बंदे जुटाने के लिए इन बड़ी ताकतों ने शाही परिवार से गुपचुप सांठगांठ कर रखी है। कई बड़े अफसर तो किसी न किसी संप्रदाय के चमचे होते हैं ताकि कोई दूसरा गुट फायदा ना उठा पाए। इसी चक्कर में ये खानदानी घराने यानी नोबल क्लैंस पैदा हुए, जो अपनी जमीनें और जायदादें बढ़ाते गए। लेकिन ये कागज जो तुमने पकड़े हैं, इनमें पक्का कुछ न कुछ कीमती माल का राज छिपा होगा, वरना इन्हें इतनी हिफाजत से कौन रखता। हनली ये सब सुनकर अपनी ठुड्डी सहलाने लगा और एकदम सोच में पड़ गया। जब ये कागज इतने कीमती हैं तो इन्हें यहाँ काहे रखा गया। हनली ने दिमाग दौड़ाया, क्या फैंग क्लैन के मालिक को पहले ही आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है और उसने इन्हें इमरजेंसी के लिए यहाँ छिपा दिया। हो सकता है, पर हमें क्या लेना देना। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने टोकते हुए कहा, फालतू की बातें छोड़ो और सीधे फैंग क्लैन के खजाने की तरफ निकलो। शायद वहां तुम्हारी भीतरी ताकत की गड़बड़ी और उस काली बला को खत्म करने के लिए कोनो तगड़ी बुद्धिस्ट टेक्निक मिल जाए। आप एकदम सही कह रहे हैं सीनियर। हनली मुस्कुराया और उन कागजों को एक जादुई डिब्बे में बंद कर दिया। फिर दिशा का अंदाजा लगाकर वो अपने जादुई औजार पर सवार होकर स्नो माउंट माउंटेन्स की तरफ हवा से बातें करने लगा। उसी वक्त स्नो माउंट माउंटेन्स के नीचे एक पुरानी कब्र में हरे रंग की जहरीली धुंध में लिपटे दो साए नजर आए। वो पत्थर के 3 ताबूतों के सामने घुटने टेककर एकदम बुत बने बैठे थे। अचानक एक ताबूत से 2 हरी लपटें निकलीं और सीधे उन दोनों के माथे में घुस गईं। जाओ, उसे खत्म कर दो और वो खजाना छीन लाओ। बीच वाले ताबूत से एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी। वो दोनों साए हरे रंग की रोशनी बनकर कमरे में गोल गोल घूमे और बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गए। चलो, मुझे उस बंदे का चेहरा पता चल गया है जिसने वज्र बैरियर चुराया था। राजकुमार की बची कुची भीतरी ताकत अभी भी उस ढाल में मौजूद होगी। जब तक वो बंदा इस प्रांत से बाहर नहीं निकल जाता, उसका बच निकलना नामुमकिन है। शुक्रिया महाराज पिताजी। दूसरे ताबूत से एक हकलाती हुई खुश आवाज आई। बीच वाले ताबूत से एक जोर की डपट सुनाई दी। इस बार छोड़ रहा हूं, पर आगे से कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हकलाने वाले की आवाज अब डर के मारे कांप रही थी। इसके बाद वहां एकदम सन्नाटा छा गया, पर कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। बीच वाले ताबूत का ढक्कन 10 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और एक दुबला पतला आदमी जिसके सिर पर मुकुट था उठकर बैठ गया। मेरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? दूसरे ताबूत से एक मीठी सी आवाज आई। अपनी दहकती हुई लाल आंखों से देखते हुए उस आदमी ने कहा, धरती के अंदर से यिन आकी की लहरें उठने वाली हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो मेरी शक्ति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छा मौका है जनरल गे की मदद करने का और बाहर के उन टुटपुंजिया खानदानी गुंडों को ठिकाने लगाने का। मेरे जाने के बाद मैं इस कब्र की सारी पाबंदियां और जाल चालू कर दूंगा ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उस औरत ने जवाब दिया, जो हुक्म महाराज, बस अपना ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने सिर हिलाया और ताबूत से बाहर खड़ा हो गया। उसका शरीर कुछ पल के लिए धुंधला हुआ और देखते ही देखते वो स्लेटी रंग के धुएं के बादल में बदलकर वहां से गायब हो गया। पता नहीं ससुरा कहाँ गया। जल्दी ही उस कब्र में फिर से सन्नाटा छा गया। बस बीच बीच में उस औरत की एक लंबी आह सुनाई दे रही थी। हनली जब स्नो माउंट माउंटेन्स के पास पहुंचा तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने उड़ने वाले औजार को पहाड़ों के बीच झोंक दिया। मुसीबत से बचने के लिए उसने अपनी ताकत को छिपा लिया और बहुत नीची उड़ान भरने लगा। उसने अपनी भीतरी ताकत को बस 1-2 किलोमीटर तक ही फैलाया हुआ था ताकि आसपास की हर हरकत पर नजर रख सके। फैंग क्लैन की वो गुप्त जगह पहाड़ के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही छिपे हुए इलाके में थी। दिन भर भटकने के बाद हनली ने एक गुमनाम सी चोटी पर उतरते हुए नीचे देखा। वहां एक 1000 मीटर ऊंचा विशाल झरना दूध की तरह गिर रहा था। नजारा एकदम वैसा ही था जैसा उस जेड स्लिप में बताया गया था। ये देख हनली ने चैन की सांस ली। पानी की उस गरजती हुई सफेद धुंध को देखते हुए हनली हवा में तैरा और एक मंत्र पढ़ा और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर झरने की तरफ नीली रोशनी की 2 धारें छोड़ीं। अंदर से कुछ गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते झरने के बीच में एक 3 मीटर चौड़ा सुराख खुल गया। हनली बिना झिझके उसके अंदर घुस गया और पलक झपकते ही वो सुराख फिर से बंद हो गया। हनली को ये भनक तक नहीं थी कि जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसे ढूंढते हुए वो 2 हरे साए 500 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे। वो गुस्से में गुर्रा रहे थे और अपने काले डरावने दांत दिखा रहे थे। उनकी आवाज किसी 2 सिर वाले खूंखार जानवर जैसी लग रही थी। लेकिन उन दोनों सायों को भी ये नहीं पता था कि उनके ठीक पीछे कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 और रहस्यमयी लोग उन पर ठंडी नजरें गड़ाए हुए थे और दबी आवाज में खुसुर फुसुर कर रहे थे। का हो, कुछ पक्का भरोसा है कि डेविल ग्लोरियस ब्लेज के इन अवतारों को रोक लोगे? अगर ससुरा एक भी बच के निकल गया तो सबको डराकर भगा देगा। उन 2 धुंधली परछाइयों में से एक ने दूसरे को एकदम तीखी आवाज में संदेश भेजा।
दूसरा वाला जोर से फुफकारा और एकदम मनहूस आवाज में बोला, अरे किंग ग्लोरियस ब्लेज के ये जो सो कॉल्ड अवतार हैं ना, ये सब आत्मा जोड़ने वाली तिकड़मों से बनाए गए हैं। उनको पीट पीट कर पालतू कुत्ता बना दिया गया है। दिमाग तो उनमें रत्ती भर का भी नहीं बचा है। भले ही नेसेंट सोल वाली ताकत रखते हों, लेकिन बराबर की ताकत वाला कोई भी कल्टीवेटर उन्हें आसानी से धूल चटा सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें निपटाना कोनो बड़ी बात नहीं है। पर अब जब वो बुढ़ा राक्षस अपने अवतारों को अकेला छोड़ रहा है, तो ये तो हमारे लिए चांदी ही चांदी है। उनको मारना मतलब उस बूढ़े के हाथ काट देने जैसा है। उसकी आवाज एकदम भारी और नीची थी। ब्रदर हेवनविंड, बात तो एकदम टकाटक बोली तुमने, तीखी आवाज वाला बोला। लेकिन मुझे उस बंदे को लेकर बड़ी खुजली हो रही है जिसे ये अवतार खदेड़ रहे हैं। आखिर वो है कौन जिसकी वजह से उस बूढ़े राक्षस ने अपनी कब्र की रखवाली छोड़कर अपने बंदों को उसके पीछे भेज दिया? अरे कौनो भी हो, हमें क्या, हमारे प्लान में वो रोड़ा नहीं अटका सकता। किंग ग्लोरियस ब्लेज जब अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी भीतरी ताकत एकदम घट जाएगी। ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। वो बुढ़ा बड़ा ही चालू है, अपनी मांद से एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकलता। अगर मैंने ये जाल न बिछाया होता तो हमें लंगोटी पकड़ने का भी मौका नहीं मिलता। आखिर अपनी कब्र के अंदर तो उसकी दबंगरी एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर से कम नहीं है। तीखी आवाज वाला बंदा एकदम कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, अगर उस पुराने राक्षस ग्लोरियस ब्लेज को पता चल जाए कि हमने ये प्लान पहले ही बाकी 2 खानदानों को लीक कर दिया है, तो ससुरे का चेहरा देखने लायक होगा। उन खानदानों ने तो पहले ही बड़े बड़े सेक्ट वालों को बुला लिया है और बस उसके फंदे में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। और मान लो अगर वो किस्मत के जोर पर वहां से बच भी निकला तो हम बाहर उसका स्वागत करने के लिए बैठे ही हैं। उसका बच निकलना नामुमकिन है। दम सही पकड़े हो, हम भाइयों ने इस खेल के लिए 10 साल तक माथापच्ची की है। जब से जाल बिछाया है, हम बाहर ही दुबक कर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं ताकि सही मौके पर चौका मार सके। उसके जाते ही उसकी चहेती रखैल और उसके बच्चे हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। फिर तो सालों से जमा किया गया उसका खजाना और कब्र के अंदर खड़े हजारों लाशों वाले सैनिक, कॉर्प्स सोल्जर्स सब हमारे होंगे। और मैंने सुना है कि उसकी हेवनली कॉर्प्स बॉडी बस तैयार ही होने वाली है। जैसा उसका शक करने वाला स्वभाव है, उस शरीर के लिए हेवनली कॉर्प्स पर्ल जरूर उसी कब्र में कहीं छिपा होगा। बस एक बार वो मिल जाए और हम उसकी आत्मा का असर खत्म कर दें तो उस शरीर का इस्तेमाल हम अपनी खुद की देह को फौलादी बनाने वाली तकनीक बॉडी हार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। उस काम के लिए तो वो एकदम झकास चीज है। ब्रदर हेवनविंड एकदम लालची लहजे में बोला, ही, मेरी तकनीक में शरीर को फौलाद बनाने का कोई चक्कर नहीं है, तो मुझे उस मोती में कौनो दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस वो हजारों लाशों वाले सिपाही चाहिए। उनके दम पर तो मैं बिना बाहर निकले ही अपनी अलग सल्तनत खड़ी कर लूंगा। ये सुनकर हेवनविंड एकदम जोश में आकर बोला, लेकिन मुझे पता है कि कल्टीवेटर यिन क्या कहेगा। उसे तो बस कॉर्प्स स्पिरिट आर्ट्स चाहिए ताकि वो उन लाशों को अपनी उंगलियों पर नचा सके, वरना उसे उन्हें चलाने के लिए हमसे भीख मांगनी पड़ेगी। बात तो सही है। तीखी आवाज वाले ने दूर से उन हरी परछाइयों को देखा और बोला, अब हाथ साफ करने का टाइम आ गया है। ब्रदर वाइल्ड सैंड तो उस बूढ़े के पीछे हाथ धोकर पड़ा ही है, तो वहां कोई लोचा नहीं होगा। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो, हमें खेल खत्म करना चाहिए। चलो पहले इन अवतारों को यमराज के पास भेजते हैं, फिर वापस कब्र के पास छिपकर बैठ जाते हैं। अगर वो बुढ़ा वापस लौट आया तो मामला गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, वक्त हो गया है। वो बुढ़ा अब तक स्नो माउंटेन से बाहर निकल गया होगा। चलो धागा खोलते हैं। हेवनविंड ने थोड़ा रुककर मुंडी हिलाई और दोनों चल दिए। उसी वक्त वो दोनों हरे अवतार पागलों की तरह दहाड़ रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे से हवा में एक जबरदस्त हलचल और भीतरी ताकत का दबाव महसूस हुआ। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पीछे से काला धुआं और हवा का एक खूंखार तूफान उनका पीछा कर रहा था, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था और उन्हें निगलने के लिए बढ़ रहा था। इधर हानली झरने के पीछे उस पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसे कानों कान खबर नहीं थी कि किसी और ने अनजाने में उसकी कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी है। हालांकि वो उन दोनों अवतारों की चटनी आसानी से बना सकता था, लेकिन ऐसा करने पर सोल लॉक सील को तोड़ने का उसका आखिरी मौका हाथ से निकल जाता। उसकी नज़रें पत्थर के दरवाजे के कोने पर टिकी थीं, जहां एक छोटा सा छेद बना हुआ था। उसने अपनी थैली से चांदी की एक चमकती चाबी निकाली और एक झटके में उसे छेद के अंदर फिट कर दिया। चाबी एकदम मक्खन की तरह अंदर चली गई। ये देखकर उसने दांत दिखाए और अपनी उंगली से उस पर नीली रोशनी की एक लकीर छोड़ी।
चाबी धीरे से आधा घेरा घूमी और सफ़ेद दरवाज़ा चमकने लगा। हल्की गड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया, बस इतना कि एक बंदा अंदर घुस सके। हान ली ने एक नज़र अंदर डाली और शांति से अंदर बढ़ गया। करीब 30 मीटर चलने के बाद उसे एक गोल चबूतरा ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन दिखा। उसके चारों तरफ 8 खांचे बने थे जो एकदम खाली पड़े थे। उसे देखकर हान ली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर किसी को इन पैतरों की जानकारी ना हो तो वो सारे खांचों में पत्थर भर देता और ये चबूतरा उसे गायब करने के बजाय वहीं भस्म कर देता। जिस किसी ने भी ये जगह बनाई थी वो बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और 5 पत्थर 5 अलग अलग खांचों में जा गिरे। फिर उसने एक हाथ घुमाया और वो चबूतरा गूंजने लगा। अपनी जानकारी के दम पर वो समझ गया कि मामला एकदम सेफ है और वो चबूतरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। एक सफ़ेद रोशनी चमकी और वो वहां से गायब हो गया। दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसे कौनो सिरदर्द भी नहीं हुआ। जब रोशनी छटी तो वो एक बड़े से हॉल में था। पूरा हॉल कीमती पत्थरों से बना था और करीब 60 मीटर लंबा था। वहां ज़्यादा तामझाम नहीं था, बस लकड़ी की 2 रैक और चांदी के 3 बड़े संदूक रखे थे। हान ली को ताज्जुब हुआ कि फेंग खानदान की ये गुप्त गुफा इतनी छोटी है। वहां रखी रैक की लकड़ी बड़ी कीमती थी। इतनी पुरानी होने के बाद भी उसमें से महक आ रही थी। एक रैक पर करीब 30 जादुई हथियार रखे थे जो देखने में ही दमदार लग रहे थे। दूसरी रैक पर 100 से ज़्यादा जेड स्लिप्स यानी जानकारी वाली पट्टियां करीने से सजी थीं। उसने हथियारों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और सीधे उन पट्टियों की तरफ लपका। उसने एक एक करके उन्हें चेक करना शुरू किया। अपनी तेज भीतरी ताकत की वजह से उसने देखते ही देखते सारी पट्टियां छान मारी, लेकिन उसे वहां बौद्ध धर्म से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। उसके मन में ख्याल आया, क्या उस फेंग युए ने मुझसे झूठ बोला था? लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। उसने अपनी जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो लड़का झूठ बोल ही नहीं सकता था। तभी उसकी नज़र उन 3 चांदी के संदूकों पर पड़ी। उसने हाथ के इशारे से उन्हें खोल दिया। एक संदूक कीमती पत्थरों से भरा था, दूसरे में दवाइयों और जड़ी बूटियों के डिब्बे थे। जब वहां भी उसे काम की चीज नहीं मिली तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरी संदूक में बहुत सारे जादुई पर्चे भरे थे। पहले तो उसे निराशा हुई, लेकिन जब उसने गहराई से अपनी भीतरी ताकत से अंदर झांका तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हवा में हाथ लहराया और संदूक की तह में छिपी एक चीज उसकी मुट्ठी में आ गई। वो लाल रंग की लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा था जिस पर एक पीला पर्चा चिपका था और उस पर बौद्ध धर्म के कुछ शब्द खुदे थे। उसने बिना देर किए वो पर्चा फाड़ा और डिब्बा खोला। डिब्बा खुलते ही उसमें से 7 रंगों वाली रोशनी फूटी। बीच में एक दूध जैसी सफ़ेद मोती जैसी चीज चमक रही थी। ये तो क्रिस्टल रेलिक है। हान ली खुशी के मारे उछल पड़ा। डिब्बे के अंदर सिर्फ वो मोती ही नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म के 2 जादुई हथियार और एक पीली पट्टी भी थी। हथियार एक चक्र और सोने के मोतियों वाली माला की तरह थे, जिनसे एक अजीब सी शांति वाली ताकत निकल रही थी। लेकिन हान ली की असली भूख तो उस पीली पट्टी ने जगा दी थी। उसने झट से उसे उठाया और अपनी पूरी भीतरी ताकत लगाकर उसके अंदर की जानकारी पढ़ने में डूब गया। राइटियस प्रिवेलेंस टेक्निक, रीइंकारनेशन साइकिल आर्ट्स, ब्राइट जेड आर्ट्स। हान ली ने फुर्ती से उस जेड स्लिप में अपनी अंदरूनी शक्ति दौड़ाई और उसमें लिखे टोने टोटकों और दांव पेच के नाम बुदबुदाने लगा। इन नामों से ही साफ पता चल रहा था कि ये सब बौद्ध भिक्षुओं के लड़ाकू पैंतरे हैं। जब मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आखिरी वाले का नाम सुना तो ससुरा एकदम से चहक उठा और अचरज में बोला, अरे ये नाम तो हम पहले भी सुने हैं। ब्राइट जेड आर्ट्स बड़ी ही नायाब चीज है। इसे बौद्ध पंथ के वो तगड़े वाले वज्र हक्षक इस्तेमाल करते थे। इसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, बड़ा टेढ़ा काम है। ई फोंग क्लैन के पुरखों के हाथ कैसे लग गया? लाओ जरा ये स्लिप हमें थमाओ, देखें तो सही कि इससे तुम्हारे शरीर की वो गंदी और जहरीली ताकत बेलफुल चीज साफ होगी या नहीं। ई सुन के हान ली की तो बाछें खिल गई। उसने झट से वो स्लिप अपनी पीठ पर बंधे बांस के पोंगे की तरफ बढ़ा दी। इसके बाद मोनार्क सोल डाइवर्जेंस तो उस स्लिप के राज सुलझाने में एकदम मगन हो गया। अब जब तक वो खाली होता, हान ली ने सोचा कि क्यों ना इस फोंग क्लैन की गुफा के गुप्त खजाने से कुछ माल पानी समेट लिया जाए। उसका मन तो था कि सारा का सारा माल ही अपनी झोली में भर ले, पर क्या करे, झोले में जगह कम थी। तो उसने सोचा कि कीमती पत्थर तो ले ही लेगा, बाकी चीजें जरा छांट छांट के उठाएगा। उसने कुछ जादुई हथियार, काम का कच्चा माल और कुछ तावीज पत्थर अपनी जेब में ठूस लिए। जादुई औजारों में से भी उसने बस 3 सबसे धाकड़ वाले उठाए और बाकी वहीं कूड़े की तरह छोड़ दिए। ये सब निपटाकर उसकी नज़र जेड स्लिप के ढेर कर पड़ी। जब उसने अपनी भीतरी ताकत से उन्हें टटोला तो एक पैंतरे ने उसका ध्यान खींच लिया। सबको चेक करने के बाद वो वहीं पालथी मार के बैठ गया और उस नए वाले दांव पेच को अपने दिमाग में उतारने लगा।
काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज गूंजी। हानली एकदम चौकन्ना हो गया। वो धीरे से बोला, ई ब्राइट जेड आर्ट्स थोड़ी अजीब और टेढ़ी चीज है। कहने को तो ई बौद्ध धर्म का तरीका है, पर इसे करने का ढंग इतना खूंखार और जबरदस्त है कि इसे आधा राक्षसी जादू भी कह सकते हो। राक्षसी जादू? हानली का तो कलेजा ही बैठ गया। उसने घबरा के पूछा, कहना क्या चाहते हो? क्या इसलिए मेरे अंदर का वो गंदा जहर खत्म होगा या नहीं? अरे भाई, इतना काहे उतावले हो रहे हो? काम तो ये पक्का करेगा, पर इसका तरीका एकदम उन दुष्ट राक्षसों जैसा है। ये तुम्हारे अंदर की उस गंदी ताकत को बाहर नहीं फेंकेगा, बल्कि उसे निचोड़कर तुम्हारी अपनी ताकत बना देगा। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उस जहरीली ऊर्जा को काबू करना बच्चों का खेल नहीं है। तुम चाहो तो कोई दूसरा सीधा साधा बौद्ध तरीका ढूंढने की सोच सकते हो। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने थोड़ी देर गुनगुनाया और फिर वो स्लिप झोले से फेंक दी। हानली ये फुर्ती से स्लिप लपकी, उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने शक के मारे पूछा, उस गंदी ताकत को अपनी शक्ति बना लूं? अगर मैंने ई सीख लिया तो क्या मैं उन नरभक्षी एल्डर डेविल्स जैसा नहीं बन जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, वैसी कौनो बात नहीं है। ये ब्राइट जेड आर्ट्स है तो असल में बौद्ध रक्षकों का ही तरीका। ये तुम्हें राक्षसों के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। भले ही इसका ढंग थोड़ा टेढ़ा और राक्षसी जादू जैसा है, पर यह बस उस गंदी ताकत को तुम्हारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। ये तुम्हें उस ताकत से दूसरों पर हमला करना नहीं सिखाएगा। इस तरह तुम इसके बुरे असर से बच जाओगे। सच में भाई, ये बौद्ध भिक्षु भी बड़े उस्ताद निकले। राक्षसी जादू को मोड़ मरोड़ कर अपना बना लिया। मुझे लगता है कि इसे बनाने वाला कोई मेरे जैसा ही दबंग रहा होगा। ये कला तो मेरे ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को टक्कर दे रही है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस बड़े चाव से बोला। हानली को अभी भी थोड़ा शक था, तो उसने फिर से अपनी भीतरी ताकत उस स्लिप में घुसाई और ब्राइट जेड आर्ट्स को गहराई से देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो एकदम से चिल्ला पड़ा, अरे ये तो कुछ देखा देखा लग रही है। इसे पहले कहाँ देखा है मैंने? तुमने इसे पहले देखा है? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस भी हक्का बक्का रह गया। हाँ, याद आया, ये तो एकदम उन दानवों के जादू जैसा है। फिर हानली ने अपने झोले में हाथ डाला और एक तांबे की प्लेट बाहर निकाली। ये वही सैक्रेड प्रोविनेंस प्लेट थी जो उसने स्कैटर्ड स्टार सीज में उस जहरीले दना विज्र जल्लड़ से छीनी थी। बिना वक्त गवाए हानली उस प्लेट और जेड स्लिप की लिखाई मिलाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि भले ही दोनों अलग अलग हैं, पर इनकी जड़ एक है। ब्राइट जेड आर्ट्स थोड़ा हल्का था, पर दोनों को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अधूरा है, जिसे सोचकर उसका सिर चकराने लगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस को लगा कि कुछ तो झोल है। उसने पूछ ही लिया, ये तांबे का टुकड़ा क्या बला है? हानली ने थोड़ा सोचा, फिर ठंडी आह भर के वो प्लेट उस बांस के पोंगे में डाल दी। महाराज, आप ही देख लीजिए। मेरी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि इनका नाता समझ सकूं। शायद आप ही मेरी ई उलझन सुलझा दें। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उस प्लेट की लिखावट को जांचना शुरू किया। ई तो दानवों वाली भाषा है, पक्का किसी ऊंचे खानदान के दानवों का जादू है। ठहरो, जरा गौर करने दो। कोई 15 मिनट बाद मोनार्क सोल डाइवर्जेंस एकदम ठोक के बोला, मुझे समझ आ गया कि चक्कर क्या है। ये जो बौद्ध ब्राइट जेड आर्ट्स है, ये असल में उसी दानवी जादू का बदला हुआ रूप है। और तो और ये उस हिस्से पर टिका है जो इस तांबे की प्लेट में गायब है। तभी हानली का दिमाग भी बिजली की तरह चमका। उसने कहा, अच्छा तो ई बात है, पर ई ब्राइट जेड आर्ट्स का आखिरी हिस्सा भी इस प्लेट के साथ पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहा। लगता है अभी भी बीच का कोई तीसरा हिस्सा गायब है। अरे वाह लल्ला, तुम भी ये बात भांप गए। सही पकड़े हो, दानवों का ये जादू 3 हिस्सों में बटा है। ब्राइट जेड आर्ट्स तो बस शरीर को लोहे जैसा बनाने वाला शुरुआती हिस्सा है, और ये प्लेट में सबसे आखिरी वाली खूंखार शक्ति के मंत्र लिखे हैं। बीच का वो हिस्सा गायब है जो शरीर को बदलने, ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। भाई, ई कला तो गजब की है। 3 सिर और 6 हाथ। क्या ये वही जादू नहीं है जो वो एल्डर डेविल चला रहा था? सुना है कि दानवों का उन पुराने राक्षसों एल्डर डेविल रेल्म से गहरा नाता था। आज यकीन भी हो गया। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस मजे ले लेकर हंसा। हानली ने अपनी बात जोड़ी, मतलब ये जादू पहले उन बड़े राक्षसों ने दानवों को दिया होगा, बाद में किसी बौद्ध पंथ के हाथ इसका थोड़ा हिस्सा लग गया और उन्होंने इसे ब्राइट जेड आर्ट्स बना दिया। जब राक्षस, दानव और बौद्ध सब इसके पीछे पागल हैं, तो इसकी जड़ पक्का बहुत ही तगड़ी होगी। हानली काफी देर तक सोच में डूबा रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, खैर, ये जादू चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे शरीर के अंदर जो कीड़े पेस्टिलेंस डेविल्स उस गंदी ताकत को रोके हुए हैं, वो कभी भी जवाब दे सकते हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द ब्राइट जेड आर्ट्स सीख कर ये मुसीबत टालनी होगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने सोच विचार कर कहा, हाँ, बात तो 16 आने सच है। अब दूसरा तरीका ढूंढने निकलोगे तो जान जोखिम में पड़ जाएगी,
और सुनो, दूसरों के लिए ये सीखना पहाड़ तोड़ने जैसा होगा, पर तुम्हारे पास तो पहले से ही उस गंदी ताकत का भंडार भरा पड़ा है, तो तुम्हारे लिए ये मक्खन की तरह आसान होगा। उम्मीद तो यही है, पर इसमें लिखा है कि इसे सीखने के लिए एक वज्र अवशेष, वाजरा रेलिक चाहिए होगा। क्या मेरे पास वो ना होने से कोई दिक्कत होगी? अरे भाई, अभी तो वो खजाना हाथ लगा है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। अगर वो ना मिलता तो मैं तुम्हें ये सीखने की सलाह कभी न देता। भले ही तुम उस फेंग क्लैन के बुढ़े के अवशेष से काम चला लेते, पर वो उतना मजा नहीं देता। जैसे ही तुम्हारा पालतू जानवर उस घेरे की आग को चाट जाएगा, तुम उसे अपना बना लेना। मैं तुम्हें एक और तरकीब सिखाऊंगा जिससे तुम बिना किसी रुकावट के ब्राइट जेड आर्ट सीख सकोगे। जब मैं पुराने जमाने में घूमता था तो मुझे इन अवशेषों में बड़ा रस आता था। मैं तो एक बड़े बौद्ध मठ में 10 साल तक भेष बदल कर रहा भी हूं। तो तुम फालतू की चिंता छोड़ो। अगर तुम ब्राइट जेड आर्ट्स न भी सीखते, तब भी उस गंदी ताकत को मारने के लिए तुम्हें किसी न किसी अवशेष की जरूरत पड़ती ही। और ग्रेट जिन में तो इन बौद्धों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा। मुनाक सोल डाइवर्जेंस ने जैसे सब पहले से ही सेट कर रखा था। हानली को लगा कि अब सब ठीक है, तो वो बोला, चलिए, तब तो दिल को तसल्ली मिली। अब जब रास्ता मिल गया है तो यहां से कल्टी मारना ही बेहतर है। जब से इन पहाड़ों में आया हूं, मन कुछ घबरा सा रहा है। ये अच्छा शगुन नहीं है। मुझे कोई अच्छी जगह, स्पिरिट वेन ढूंढनी होगी जहां छिपकर अपनी साधना कर सकूं। उसने आखिरी बार उस कमरे को निहारा और फिर उस जादुई घेरे में जाकर खड़ा हो गया। एक सफेद रोशनी चमकी और वो वहां से गायब हो गया। जितनी देर में कोई खाना खाए, उतनी ही देर में हानली स्नो माउंटेन से एक नीली लकीर की तरह बाहर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो मुनाक सोल डाइवर्जेंस से मशवरा कर रहा था कि साधना के लिए बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी। अभी वो 100 किलोमीटर ही गया होगा कि आसमान में एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाए। पूरा का पूरा पहाड़ों का झुंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हानली एकदम से सकपका गया। धमाके की गूंज से उसका संतुलन बिगड़ गया और कानों में साएं साएं होने लगी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मुड़कर उस धमाके की ओर देखा। फिर क्या था, उसने अपनी रफ्तार दुगनी की और उल्टी दिशा में सरपट भागने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे पीछे से भारी भरकम ताकत का एहसास हुआ। उसने देखा कि पीछे से एक सलेटी धुआं, एक काला धुआं और एक सफेद तूफान आसमान को चीरते हुए एक दूसरे के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं और सीधे उसी की तरफ आ रहे हैं। उसकी अपनी रफ्तार भी कम नहीं थी, पर वो शिकारी अब उससे बस 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। सत्यानाश हो गया। हान ली के मन में एक ही बात कौंधी और उसका कलेजा धक से रह गया। वो तो बस इन लफंगों के झगड़े से बचना चाहता था, पर मुसीबत तो जैसे हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गई थी। सामने जो 3 पार्टियां भिड़ रही थीं, उनकी धाक देखकर समझ आ गया था कि तीनों के तीनों खूंखार नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन वो जो स्लेटी रंग वाली ची उड़ रही थी, वो बार बार डगमगा रही थी, जैसे उसका मालिक बुरी तरह घायल हो। साफ दिख रहा था कि बाकी के 2 शिकारी उसे कच्चा चबाने की ताक में हैं। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो हानली ने भी अपना दिल कड़ा किया और एक तरफ को उड़ चला। उसे लगा शायद ये बड़े लोग उसे एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाला समझकर छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे। अभी वो मुश्किल से 40 मीटर ही गया था कि अचानक ठिठक गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो पागलों की तरह इधर उधर झांकने लगा। तभी वो स्लेटी ची वाला बादल एकदम पास से सर्र से गुजरा। उसके अंदर एक पीला पड़ा हुआ कल्टीवेटर था, जिसने सिर पर ऊंचा सा मुकुट पहन रखा था। उसने जाते जाते हानली को ऐसी तिरछी और अजीब नजर से देखा कि कलेजा मुंह को आ जाए। फिर वो 100 मीटर आगे निकल गया। इसके फौरन बाद जैसे आसमान ही फट पड़ा हो, जोरदार धमाके हुए और 300 मीटर दूर से एक 3 मीटर चौड़ा पीला कद्दू उड़ता हुआ आया। उस कद्दू के मुंह से भयंकर पीली रेत का सैलाब निकला और भागते हुए उस स्लेटी ची वाले के पीछे लग गया। सोल फॉल सैंड। स्लेटी ची के अंदर छिपे उस आदमी की तो जैसे जान ही निकल गई। रेत को देखते ही उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। अरे ओ ब्रदर ग्लोरियस ब्लेज, बहुत धीरे चल रहे हो मियाँ। एक जंगली ठहाका गूंजा और उस कद्दू के ऊपर से एक बड़े कदकाठी का पीले कपड़ों वाला दाढ़ी वाला आदमी प्रकट हुआ। उसने हाथ से कुछ जादू टोना किया और एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते पूरा आसमान गहरी पीली रेत से ढक गया, जिसमें जगह जगह लड़ाई वाले झंडे लहरा रहे थे। किंग ग्लोरियस ब्लेज का तो माथा ठनक गया। उसने नीचे भागने की कोशिश की, पर वहां भी सिर्फ और सिर्फ पीली रेत का जाल बिछा था। 1 किलोमीटर का पूरा इलाका उस रेत ने घेर लिया था। किंग ग्लोरियस ब्लेज वहीं रुक गया और उस पीले कपड़े वाले मास्टर वाइल्ड सैंड को घूरने लगा। अभी वो एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी एक तरफ से सफेद तूफान और दूसरी तरफ से काले शैतानी बादलों ने उसे घेर लिया। अब किंग ग्लोरियस ब्लेज चारों तरफ से फंस चुका था। पीले कपड़े वाले मास्टर वाइल्ड सैंड ने बड़े आराम से कहा,
ब्रदर ग्लोरियस ब्लेज, जब तुम ग्रैंड यांग सेक्ट के मिस्टर सॉन्ग से भिड़े थे, तभी उस सन थ्रस्ट म्यूलर ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी थी। तुम्हारी वो अधूरी लाश वाली बॉडी बुरी तरह घायल है। अब तुम चारों तरफ से घिरे हो। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप वो हेवनली कॉप्स पर्ल उगल दो और हमें अपने ऊपर पाबंदी लगाने दो, तभी तुम जिंदा बचोगे। आखिर पुराने साथी हो, तुम्हारी आत्मा को भटकाने में मुझे भी थोड़ा दुख तो होगा ही। किंग ग्लोरियस ब्लेज ने जब ये सुना तो वो एकदम शांत हो गया और ठंडी आवाज में बोला, मास्टर वाइल्ड सैंड, मुझे पता था ये तुम्हारी ही चाल है। जब से मैं उस पुरानी कब्र से निकला था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसका मतलब तुम 10 साल से मेरी जासूसी कर रहे थे। वाह भाई वाह, बड़ी सब्र वाली प्लानिंग की है तुमने। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली पीली रेत का जाल मुझे रोक लेगा? पीले कपड़े वाले मास्टर वाइल्ड सैंड ने चिढ़कर जवाब दिया, लगता है तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती। अब तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, बाद में मुझे मत कोसना। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम वो कीमती हेवनली कॉप्स पर्ल अपने साथ लेकर घूम रहे हो। और सुन लो, इस जाल को पक्का करने के लिए मैंने इसमें मैडम हेवन स्टोन की वो ब्लू क्रिस्टल हेवन सैंड भी मिलाई है, जिसे उसने 100 साल तक घिस घिस कर बनाया है। अगर तुम सोच रहे हो कि जमीन के अंदर घुसकर भाग जाओगे, तो ये तुम्हारा वहम है। किंग ग्लोरियस ब्लेज के चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ गईं, फिर वो दांत दिखाते हुए हंस पड़ा। ब्लू क्रिस्टल हेवन सैंड? वो बुढ़िया अपनी जान दे देगी पर तुझे वो रेत कभी नहीं देगी। बड़ा आया लंबी लंबी फेंकने वाला। ही। मास्टर वाइल्ड सैंड बस ठंडी हंसी हंसा और कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर किंग ग्लोरियस ब्लेज का कलेजा कांप गया। भले ही उन 3 शैतानों का पलड़ा भारी था, पर अभी सब बुत बने खड़े थे। शायद उन्हें डर था कि मरता क्या ना करता, कहीं ये अपनी जान पर खेल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किंग ग्लोरियस ब्लेज को थोड़ी उम्मीद जागी। भागने से पहले उसने अपने बंदों को मदद के लिए मैसेज भेज दिया था, बस थोड़ी देर और टिकना था। चारों तरफ सन्नाटा था, पर इन 4 पुराने दिग्गजों के अलावा वहां एक 5वां बंदा भी फंसा था, हान ली। वो बेचारा बिना बात के सैंड ट्रैप में फंस गया था। हान ली का मन एकदम खट्टा हो गया था। वो चुपचाप एक कोने में दुबका था, सोच रहा था कि जैसे ही ये आपस में भिड़ेंगे वो पतली गली से निकल लेगा। लेकिन उसकी किस्मत ही फूटी थी। काले शैतानी बादल के अंदर से एक तीखी आवाज आई, वो जो छोकरा वहां खड़ा है वो बीच में रोड़ा बन रहा है। अपना काम निपटाने से पहले उस कीड़े को साफ कर देते हैं। मास्टर वाइल्ड सैंड ने हान ली की तरफ एक सरसरी निगाह डाली और बेरुखी से बोला, सही कह रहे हो, इस फालतू के झंझट को पहले ही खत्म कर दो। ये सुनते ही हान ली का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि या तो अब अपनी आखिरी ताकत लगाकर सोल लॉक सील तोड़नी पड़ेगी या फिर यहीं मरना होगा। उसने बिना देर किए अपने हाथों से जादू के इशारे किए और कुछ बुदबुदाया। अचानक उसके चेहरे पर 5 हरे भूतिया चेहरों की चमक आई और चली गई। फिर उसके शरीर से अंडे के आकार की 5 हरी रोशनियां निकलीं और हवा में गायब हो गईं। इतने में काले बादल वाले बूढ़े ने हमला बोल दिया। उस काले बादल से एक बहुत बड़ा काला अजगर निकला और अपना जहरीला मुंह खोले हान ली को निगलने के लिए झपटा। मास्टर वाइल्ड सैंड और वो सफेद तूफान वाला तो बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाला क्या ही कर लेगा, पर किंग ग्लोरियस ब्लेज की निगाहें जब हान ली पर पड़ीं तो उसकी भवें तन गईं। वो अजगर जैसे ही हान ली के पास पहुंचा, हान ली ने हाथ उठाया और कड़कड़ाती हुई सुनहरी बिजली यानी कि गोल्डन लाइटनिंग छोड़ दी। बिजली गिरते ही वो अजगर थरथराया और धूल में मिल गया। इसके फौरन बाद हान ली के शरीर से ऐसी खतरनाक और भारी भीतरी ताकत निकली कि आसपास की हवा कांप गई। उसका पूरा बदन नीली रोशनी और जबरदस्त ताकत से चमकने लगा। अजगर को चुटकियों में ढेर करने के बाद वो उन बूढ़े शैतानों की आंखों में आंखें डालकर बड़े इत्मीनान से बोला, तुम चारों को जो लड़ना है लड़ो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। वहां मौजूद चारों के चारों हक्के बक्के रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो मामूली लड़का समझ रहे थे, वो तो उन्हीं की टक्कर का धुरंधर निकला। उसने अपनी असली ताकत किसी जबरदस्त तकनीक से छिपा रखी थी। सब सोचने लगे, क्या ये बंदा किसी साजिश के तहत आया है या सच में बस इत्तेफाक से फंस गया। किंग ग्लोरियस ब्लेज का दिल भी जोर से धड़का। उसे पता था कि हान ली वही बंदा है जिसने वज्र बैरियर हथियाया था और वो दमदार होगा, पर उसकी असल ताकत इतनी भयानक होगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हान ली ने अपनी अंदरूनी शक्ति से उस रेत के जाल को टटोला और उसके माथे पर बल पड़ गए। उसमें सच में वो हेवन सैंड थी, जिसे तोड़ना टेढ़ी खीर था। हान ली ने कद्दू वाले मास्टर वाइल्ड सैंड से सीधे सीधे कहा, कल्टीवेटर, तुमने मेरी बात सुन ली होगी।
मेरा तुम लोगों के लफड़े से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। मास्टर वाइल्ड सैंड थोड़ा हिचकिचाया और बोला, सुनो कल्टीवेटर, पहले अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम इस बर्फीले पहाड़ में क्या गुल चिल्ला रहे थे। मेरा नाम हान है और ये पहाड़ मेरे रास्ते में पड़ते हैं, बस इतना जवाब काफी होना चाहिए। हान ली ने एकदम रूखे और गर्म लहजे में कहा। उसके पास टाइम बहुत कम था क्योंकि सोल लॉक सील फिर से उसे जकड़ने वाली थी। क्या तुम्हें जाने दें? मास्टर वाइल्ड सैंड का चेहरा बिगड़ गया। वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, देखो भाई, ये मुमकिन नहीं है। इस रेत के जाल को खोलना आसान नहीं है। अगर हमने ढील दी तो ये ग्लोरियस ब्लेज भाग निकलेगा। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर सब्र करो, जैसे ही हम इसे ठिकाने लगा देंगे तुम्हें छोड़ देंगे। मैं भी कसम खाने को तैयार हूं। किंग ग्लोरियस ब्लेज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसा और बोला, कल्टीवेटर हान, अगर तुमने इन तीनों की बातों पर यकीन किया तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। जैसे ही ये मुझे मारेंगे, ये तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ताकि इनका ये काला कारनामा दुनिया के सामने ना आए। समझदारी इसी में है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और इस जाल को तोड़ दो। मेरा ठिकाना यहीं पास में है। एक बार वहां पहुंच गए तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं शैतानी कसम खाने को तैयार हूं और तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। हान ली की भवें तन गई। मास्टर वाइल्ड सैंड की बातों ने उसके मन में गुस्सा भर दिया था। मास्टर वाइल्ड सैंड ने दोबारा धमकी भरे अंदाज में कहा, कल्टीवेटर, अपना नफा नुकसान सोच कर ही हाथ डालना। अगर तुमने इसकी मदद की तो फिर हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। देख लो, हम 3 हैं और तुम अकेले। ऊपर से इस रेत के जाल से निकलना नामुमकिन है। क्या तुम इसके चक्कर में अपनी जान देना चाहते हो? मेरी बात सीधी है, चुपचाप खड़े रहो। काम खत्म होते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं भी कसम खाने को तैयार हूं। किंग ग्लोरियस ब्लेज ने हान ली की तरफ देखा और उस पीले कपड़े वाले आदमी की धमकियों का जवाब देते हुए बोला, कल्टीवेटर भाई, इन लोगों के दबाव में मत आना। बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दो। मेरी कुमक पहुंचने ही वाली है। अगर तुमने कुछ देर मेरी रक्षा कर ली तो फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी। उस समय हान ली का वहां होना पासा पलटने वाली बात थी। वो जिधर झुक जाता जीत उसी की होती। हान ली हाथ बांधे खड़ा कुछ सोच रहा था। चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। जब मास्टर वाइल्ड सैंड ने किंग ग्लोरियस ब्लेज की बात सुनी तो उसकी आंखों में खूंखार चमक आई, पर उसने खुद को काबू में रखा। भले ही इस जवान लड़के ने अभी अपना पूरा दमखम नहीं दिखाया था, लेकिन जो सुनहरी बिजली उसने पहले बरसाई थी, उसे देखकर मास्टर वाइल्ड सैंड की सिट्टी पिट्टी गुम थी और वो उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता था। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो उसने अपनी चाल छिपाना बंद किया और सीधे मुद्दे पर आया। वो कड़क कर बोला, भाई ग्लोरियस ब्लेज, का तुमको अभी तक पता नहीं चला कि हमने 7 डेविल विंड सीड्स और 3 येलो अर्थ फींड्स का इंतजाम कर रखा है? जैसे ही तुम अपनी कब्र से बाहर कदम रखे, फेलो डाओविस्ट हेवन विंड और मैंने बाहर एक घेराबंदी डाल दी थी। तुम्हारी फौज तो अभी भी उसी कब्र में फंसी होगी। मान लिया कि वो उसे तोड़ लेंगे, लेकिन ससुरा कम से कम आधा दिन तो उन्हें वहीं रगड़ना पड़ेगा। और सुनो इतना कहकर वो रावण जैसी हंसी हंसने लगा। और क्या? किंग ग्लोरियस ब्लेज का चेहरा उतर गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और उस तगड़े आदमी को घूरने लगा। मास्टर वाइल्ड सैंड ने आसमान की तरफ देखा और ठहाका मारते हुए बोला, और ये कि अब दोपहर होने वाली है और धरती से यिन ची का सैलाब उमड़ने वाला है। भाई ग्लोरियस ब्लेज, तुम्हारी हेवनली कॉप्स आर्ट्स की ताकत इस वक्त एकदम ठंडी पड़ जाएगी, ये तो तुम भी जानते हो। किंग ग्लोरियस ब्लेज का चेहरा पत्थर जैसा हो गया और उसके शरीर से काली भाप निकलने लगी। वो पागलों की तरह हंसा और गुस्से में दहाड़ कर बोला, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी जादुई कला और धरती की इस ताकत के बारे में इतना सब पता है, पर ये सब तो ऊपरी बातें हैं। आज मैं तुम्हें अपनी हेवनली कॉप्स आर्ट्स का असली जलवा दिखाऊंगा। मदद की उम्मीद टूटते देख वो एकदम बौखला गया और अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हो गया। आखिर हार मानकर मरना उसे मंजूर नहीं था और हान ली को अपनी तरफ करने के लिए उसे अपनी दबंगई दिखानी ही थी। उसने झट से काले खून का एक कुल्ला किया, जिससे मुट्ठी के आकार का एक काला निशान बना और सीधे उसके माथे पर जाकर चिपक गया। उस निशान से काली रोशनी फूटी और बुढ़े के शरीर से स्लेटी रंग का गंदा धुआं निकलने लगा। वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगा। मास्टर वाइल्ड सैंड को समझ नहीं आ रहा था कि ये बुढ़ा कौन सा नया तमाशा कर रहा है, पर उसने उसे मौका नहीं दिया। वो जोर से चिल्लाया, हमला करो, अब रुकने की कोनो जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने पैरों के नीचे दबे बड़े से कद्दू पर लात मारी।
कद्दू कांपा और उसमें से पीली रेत का फब्बारा छूटा, जो देखते ही देखते 10 मीटर लंबे रेत के अजगर में बदल गया और किंग ग्लोरियस ब्लेज पर झपटा। बाकी दोनों ने भी कसर नहीं छोड़ी। सफ़ेद रंग की आंधी जली और उसमें से 100 से ज्यादा धारदार हवा की तलवारें निकलीं, जो चीखती हुई आगे बढ़ीं। दूसरी तरफ से काले धुएं से 10-12 खूंखार छुरे निकले, जो पहले तो छोटे थे पर हवा में तैरते तैरते 3-3 मीटर के हो गए। उन हवा की तलवारों के पीछे ये छुरे ऐसे छिपे थे कि किसी को भनक तक ना लगे। हमला पहुंचने ही वाला था कि किंग ग्लोरियस ब्लेज ने अपना दाव पूरा कर लिया। वो गुस्से में चिंघाड़ा, उसका मुकुट हवा में उड़ गया और बाल एकदम से लंबे और काले जामुनी होकर लहराने लगे। उसका शरीर 1 मीटर और लंबा हो गया, पूरे बदन पर 3 इंच लंबे हरे बाल उगाए और उंगलियों से जामुनी काले नुकीले नाखून बाहर निकल आए। चेहरा सूखकर झुर्रियों से भर गया और लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए। वो अब इंसान नहीं बल्कि 10,000 साल पुराना एक खूंखार मुर्दा राजा लग रहा था। जैसे ही उसका रूप बदला, रेत का अजगर और हवा के हथियार वहां पहुंच गए। उसने अपनी सुनहरी जादुई गेंद मुंह से बाहर निकाली, जो हवा में एक बड़े सुनहरी हाथ में बदल गई, और उसने रेत के अजगर की गर्दन दबोच ली। बाकी हमलों को उसने अपने लोहे जैसे मजबूत नाखूनों से ही रोक दिया। जोरदार धमाका हुआ और उसके शरीर से हरी रोशनी निकली, जिसने हवा की तलवारों और छुरों को तिनके की तरह उड़ा दिया। उसके नाखूनों की ताकत किसी भी जादुई हथियार से कहीं ज्यादा थी। हैन ली ये सब चुपचाप देख रहा था और दंग रह गया कि इतना घायल होने के बाद भी ये बुढ़ा इतनी जान कहाँ से ला रहा है। लेकिन मास्टर वाइल्ड सैंड के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने इशारा किया और वो रेत का अजगर बिखर कर रेत बन गया। फिर उसने पलटकर उस सुनहरी हाथ को ही चारों तरफ से जकड़ लिया। उसने वहीं रुकने के बजाय हैन ली और बुढ़े को ठंडी नज़रों से देखा और अपने हाथ घुमाए। दूर से रेत की 30-30 मीटर ऊंची लहरें भूतों की तरह रोती चिल्लाती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ने लगीं। उसने पूरे इलाके की घेराबंदी चालू कर दी थी ताकि दोनों का काम तमाम कर सके। हैन ली ने जब मास्टर वाइल्ड सैंड की आंखों में वो चमक देखी तो समझ गया कि ये ससुरा एक ही तीर से 2 शिकार करना चाहता है। अगर वो अभी भी चुपचाप खड़ा रहता तो उस घेरे में फंसकर बुढ़े के साथ खुद भी मारा जाता। हैन ली ने मन ही मन गाली दी और मैदान में उतर गया। उसने अपनी आस्तीन झटकी और दर्जनों सुनहरी तलवारें निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगीं। फिर एक बिजली की रफ्तार से रेत की लहर पर हमला कर दिया। दूसरे हाथ से उसने एक जामुनी शीशा निकाला और अपनी भीतरी ताकत उसमें झोंक दी, जिससे एक बैंगनी रोशनी निकलकर रेत से टकराई। पर वहां एक अजीब खेल हुआ। वो रोशनी रेत के आर पार निकल गई, जैसे वहां कुछ हो ही ना। हैन ली के माथे पर बल पड़ गए। उसकी सुनहरी तलवारों ने रेत की लहर में एक बड़ा छेद तो कर दिया था, पर खतरा अभी टला नहीं था। किंग ग्लोरियस ब्लेज ने उसे हमला करते देखा तो खुश हुआ, पर साथ ही चेतावनी दी, संभल के भाई, ये सोल फॉल सैंड है, ये जादुई हथियारों को सड़ा देती है। हथियारों को सड़ा देती है? हैन ली ये सुनकर चकरा गया। जैसे ही उसकी तलवारों ने रेत को काटा, उसमें से काली रेत के कण निकले और उसकी तलवारों पर चिपकने लगे। हैन ली को महसूस हुआ कि उन तलवारों से उसका नाता टूट रहा है। कोई काली ताकत उसकी अंदरूनी शक्ति को बाहर धकेल रही थी। हैन ली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चिल्लाकर कहा, फट जा। तभी बादलों के गरजने जैसे आवाज हुई और तलवारों से कड़ाके की बिजली निकली, जिसने उन काले धागों को जलाकर राख कर दिया। हैन ली ने अपनी नीली आंखों, ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से उस रेत के ढेर के पार देखा तो उसे समझ आया कि ये रेत इतनी ज्यादा है कि इसे जल्दी खत्म करना नामुमकिन है। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी पीठ पर चांदी जैसे पंख उगाए। बिजली कड़की और वो अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल एक दहकता हुआ लाल भाला ठीक उसी जगह से गुजरा जहां वो खड़ा था। बच तो वो गया था, पर उस भाले की तपन उसने महसूस की थी। हैन ली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने उस काले धुएं की तरफ देखा जहां से हमला हुआ था। उसकी आंखों की खास रोशनी ने उस धुएं के पार छिपे उस नीले कपड़े वाले बुढ़े को देख लिया। बुढ़ा भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया कि ये लड़का बिजली की रफ्तार से कैसे हिल रहा है। बिना एक शब्द बोले हैन ली ने अपने पंख फड़फड़ाए और गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गया। वो नीला बुढ़ा घबरा गया और फौरन अपनी थैली से एक नीली ढाल बाहर निकाली। जैसे ही ढाल सामने आई, बगल से चांदी जैसी रोशनी चमकी और हैन ली वहां खड़ा था। उसके हाथों में सुनहरी बिजली कड़क रही थी और पूरा शरीर बिजली से नहाया हुआ था। फिर एक पलक झपकते ही हैन ली दोबारा गायब हुआ। इस बार तो उस बुढ़े की रूह कांप गई। उसने अपनी रक्षा के लिए एक हरी तलवार मुंह से निकाली जो उसके चारों तरफ नाचने लगी।
अभी भी उसे चैन नहीं पड़ रहा था और वो कुछ और हथियार निकालने ही वाला था, तभी उसके ठीक कान के पास बिजली कड़की। हन ली के चारों तरफ 10 मीटर तक सुनहरी बिजलियां कड़कने लगीं, मानो साक्षात कोई बिजली का देवता धरती पर उतर आया हो। पास में जो काली शैतानी ताकत ची मंडरा रही थी, वो ऐसे साफ हुई जैसे झाड़ू मार दी हो। 30 मीटर का इलाका एकदम चकाचक हो गया और उसके अंदर छिपा वो आसमानी चोगे वाला बुढ़ा बाहर निकल आया। बुढ़ा तो हक्का बक्का रह गया, मुंह से चीख निकल गई, अरे बाप रे! उसे समझ आ गया कि मामला अब हाथ से निकल गया है। वो अपनी देह चमकाकर वहां से दुम दबाकर भागने की फिराक में था, पर हन ली कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़े ही था। वो तो जान हथेली पर रखकर उसके करीब पहुंचा था, तो इतनी आसानी से कैसे जाने देता। हन ली हवा से बातें करने लगा, पीछे उसकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। उसने हवा में हाथ लहराया और एक बैंगनी आग का गोला और सुनहरी रोशनी की लकीर छोड़ दी। बुढ़े की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने देखा कि हनली इतनी बिजली की रफ्तार से आ रहा है। हार मानकर उसने अपनी ढाल से आसमानी रोशनी की एक दीवार खड़ी कर दी और तभी वो बैंगनी आग का गोला उस दीवार से जा टकराया। कड़कड़ाती आवाज के साथ वो बैंगनी आग पूरी दीवार पर फैल गई और देखते ही देखते बुढ़े की ढाल बर्फ की मोटी परत में जम गई। बुढ़ा थरथर कांपते हुए चिल्लाया, ये कौन सा खूंखार जादू है रे बाबा। तभी वो सुनहरी लकीर वहां पहुंची। एक हल्के से कड़क के साथ वो लकीर बर्फ की दीवार को चीरती हुई बुढ़े के ठीक सामने आ गई। बुढ़ा डर के मारे झटके से एक तरफ झुका, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसके कंधे में ऐसा जोर का झटका लगा कि जान निकल गई। उसने दहशत में अपनी बाजू की तरफ देखा तो पता चला कि वो सुनहरी लकीर उसका हाथ उखाड़ ले गई है। अगर जरा सी भी देर करता तो कंधे की जगह सिर गायब होता। वो सुनहरी लकीर असल में 1 इंच की छोटी सी तलवार थी, जो हाथ काटकर फिर से आसमान में चक्कर काटने लगी। बुढ़े ने अपनी बर्फ की दीवार में छोटा सा छेद देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो नन्ही सी तलवार इतनी धारदार है कि ढाल और बर्फ दोनों को मक्खन की तरह चीर गई। बुढ़े के कलेजे में खौफ बैठ गया, पर साथ ही गुस्से के मारे उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने जल्दी से एक जादुई पर्चा अपने घाव पर चिपकाया ताकि खून रुक जाए। वो दांत पीसते हुए हनली को घूरने लगा, जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा, पर जैसे ही उसने नजर घुमाई हनली वहां से गायब था। बुढ़े की तो रूह कांप गई, ससुरा ई का हो गया। उसने इधर उधर देखा पर हनली का कोई अता पता नहीं था। वो हड़बड़ी में अपने झोले की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसकी हिफाजत वाली रोशनी तड़क कर टूट गई और हनली का बैंगनी आग से भरा हाथ बुढ़े की छाती को चीरकर बाहर निकल आया। देखते ही देखते बुढ़े का पूरा शरीर बैंगनी बर्फ में तब्दील हो गया। उसे दर्द तो भयानक हो रहा था, पर हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। हनली ने अपना हाथ बाहर निकाला और एक झटके में उस जमी हुई लाश पर बिजलियों का जाल फेंक दिया। लाश के परखच्चे उड़ गए और बैंगनी बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। तभी उस बर्फ के बीच से बुढ़े की नन्ही आत्मा काली रोशनी में लिपटी हुई बाहर निकली और गायब होकर भागने की कोशिश करने लगी। पर हनली तो उससे भी बड़ा उस्ताद निकला। उसने मुंह से बिजली का गोला छोड़ा और उस नन्ही आत्मा को सुनहरे जाल में जकड़ लिया। हनली के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने अपने हाथों से जादुई इशारा किया और वो सुनहरा जाल सिकुड़ने लगा। देखते ही देखते एक तेज रोशनी हुई और उस बुढ़े की आत्मा का नामो निशान तक मिट गया। बुढ़े ने हनली पर धोखे से वार किया था, पर हनली ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि बाकी दोनों साथियों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। जब मास्टर वाइल्ड सैंड और लॉर्ड हेवन विंड ने देखा कि हन ली ने उनके जैसे एक तगड़े कल्टीवेटर को गाजर मूला की तरह काट दिया, तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। मास्टर वाइल्ड सैंड ने चुपके से कुछ इशारे किए और वो दोनों अपनी जादू टोने की चीज़ें समेटकर वहां से रफू चक्कर हो गए। रेत के बादलों में घुसकर वे ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला। किंग ग्लोरियस ब्लेज बुरी तरह जख्मी था, पर उसकी मरे हुए शरीर वाली ताकत ने उसे बचाए रखा। जब उसने हन ली को देखा तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगा कि अगर वो अपने पूरे दमखम में होता तब भी क्या किसी को इतनी आसानी से धूल चटा पाता। हन ली की दबंगई और उसका वार करने का तरीका देखकर किंग ग्लोरियस ब्लेज के मन में भी डर बैठ गया। उसे शक हुआ कि कहीं हन ली लेट नेसेंट सोल वाला महारथी तो नहीं, पर गौर से देखने पर पता चला कि वो है तो मिड नेसेंट सोल ही, पर उसकी भीतरी ताकत उसकी औकात से कहीं ज्यादा है। उसका खून जम गया ये सोचकर कि उसने पहले अपनी छोटी मोटी शक्तियों को इस बंदे के पास भेजा था। अच्छा हुआ कि खुद नहीं गया, वरना आज उसका भी कीमा बन जाता। तभी अचानक उस जादुई रेत के घेरे में कुछ अजीब होने लगा। पीली रेत गायब हो गई और उसकी जगह चमकती हुई काली रेत ने ले ली। ये रेत पहले वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। पूरे इलाके में भूतों जैसी चीखें गूंजने लगीं और वो काली रेत हन ली और किंग ग्लोरियस ब्लेज की तरफ काल बनकर झपटी।
किंग ग्लोरियस ब्लेज चिल्लाया, ओ कल्टीवेटर भाई, संभल के। उस बूढ़े वाइल्ड सैंड ने अपनी सबसे खतरनाक सोलफॉल सैंड छोड़ दी है। इसे साधारण हथियारों से नहीं रोक सकते। अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति लगा दो, वो ज्यादा देर इसे नहीं रोक पाएगा। बस कुछ हमले बर्दाश्त कर लो। हनली बिना किसी हलचल के बस उसे देखता रहा और धीरे से बोला, सोलफॉल सैंड, लगता है आत्माओं को मार मार कर ये जादुई हथियार बनाया गया है, तभी इसमें इतना दम है। जब उसने देखा कि हनली कुछ नहीं कर रहा तो वो दंग रह गया, पर उसे खुद को बचाने की फिक्र थी, इसलिए उसने अपने मुंह से मटमैली आग निकाली और एक बड़ा गोला बनाकर खुद को ढक लिया। काली रेत और वो आग आपस में ऐसे टकराईं जैसे बम फूट रहे हों। वहीं हनली ने चुपचाप अपने कमर से एक काला झोला थपथपाया और उसमें से एक काली रोशनी निकली। वो एक छोटा सा बंदर था, वीपिंग सोल बीस्ट। वो बंदर थोड़ा गुस्से में था क्योंकि हनली ने उसकी साधना बीच में ही रोक दी थी, पर जैसे ही उस बंदर ने हवा को सूंघा और चारों तरफ देखा, उसकी बाँछें खिल गईं। हनली के बिना कुछ कहे ही वो बंदर अपनी छाती पीटने लगा और एक तेज आवाज निकाली। देखते ही देखते वो बंदर 30 मीटर ऊंचे खूंखार दानव में बदल गया। उसकी पीठ पर एक डरावने भूत का चेहरा साफ दिख रहा था। रेत के तूफान में छिपे उन तीनों की तो ये देखकर जान ही निकल गई। उस विशाल बंदर ने अपने नथनों से पीली रोशनी की एक लहर छोड़ी जिसने हनली और उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही काली रेत पास आई, बंदर ने बड़े मजे से अपने नाक से सुनहरी रोशनी की एक बीम छोड़ी। वो रोशनी काली रेत को ऐसे चाट गई जैसे कोई भूखा खाना खाता है। देखते ही देखते वो सारी काली रेत और उसकी गंदी ताकत उस बंदर के पेट में समा गई। पास ही छिपे मास्टर वाइल्ड सैंड और लॉर्ड हेवन विंड ये नज़ारा देखकर ऐसे पत्थर के हो गए जैसे काटो तो खून नहीं। उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। मामूली खिलौना नहीं थी भाई। मास्टर वाइल्ड सैंड ने न जाने कितने छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को चुपके से ठिकाने लगाया था। उनकी रूहें निचोनी थीं और 100 साल तक दिन रात एक करके इस बला को तैयार किया था ताकि ये सामने वाले के बढ़िया से बढ़िया हथियारों को सड़ा सके। पुराने टाइम में जब भी कोई दुश्मन सामने आता, मास्टर वाइल्ड सैंड बस अपनी एक काली रेत हवा में लहरा देता और सामने वाले के खजानों की पूरी ताकत ही चूस लेता। इसी दबंगई की वजह से उसे मास्टर वाइल्ड सैंड का खूंखार नाम मिला था और हेरेटिकल डाओइस्ट्स के बीच उसका बड़ा सिक्का चलता था। उसे इतना घमंड था कि इसी रेत के दम पर उसने खतरनाक किंग ग्लोरियस ब्लेज तक से पंगा ले लिया था। पर भाई यहां तो पासा ही पलट गया। ये अनजान कल्टीवेटर जब घेरे के अंदर घुसा तो उसने और उसके जानवर ने खेल खेल में उस रेत की ऐसी तैसी कर दी और उन्हें खरोच तक नहीं आई। मास्टर वाइल्ड सैंड की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि इस बंदे पर उसकी रेत काम नहीं करेगी, तो उसने झट से जादू मार के अपनी रेत वापस समेटी और फिर खिसिया कर सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी बगल से वो पिचके हुए काले चेहरे और छोटी आंखों वाला लॉर्ड हेवन विंड फुसफुसाया, भाई वाइल्ड सैंड, काहे हार मान रहे हो? तुम्हारे पास वो ब्लू क्रिस्टल हेवन सैंड है ना, निकालो उसे। वो जो बड़ा वाला बंदर खड़ा है वो सिर्फ भूत प्रेत और काली शक्तियों को निगल सकता है। ये ब्लू क्रिस्टल तो एकदम खरी चीज है, इस पर उस बंदर का बस नहीं चलेगा। बस इस बंदे को ठिकाने लगा दो, फिर अपना असली प्लान पूरा करेंगे। इन दोनों ने इस काम के लिए बहुत पापड़ बेले थे और अब ऐन मौके पर हार मानने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। पर मास्टर वाइल्ड सैंड ने जोर से सिर हिला दिया और बोला, अरे भाई, वो रेत बड़ी मेहनत से मिली है। मैडम हेवन स्टोन से मेरी गहरी छनती थी, तब जाकर उसने मुझे वो उधार दी थी। मैंने 100 बार कसम खाई थी कि इसे बस अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर उसका एक दाना भी कम हुआ ना तो उसे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लॉर्ड हेवनविंड छटपटाकर बोला, लेकिन भाई, इस कल्टीवेटर के पास बड़े ही अतरंगी हथियार हैं। अगर अभी उसे नहीं रोका तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें वो हेवनली कॉप्स पर्ल चाहिए ही चाहिए। वो शरीर को फौलाद बनाने वाला खजाना है और हमारे अगले लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। मास्टर वाइल्ड सैंड ने झिड़कते हुए कहा, पर्ल अपनी जगह है और मेरी रेत अपनी जगह। ये ब्लू क्रिस्टल बार बार इस्तेमाल नहीं होती, एक बार खत्म हुई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैडम हेवनस्टोन भले मेरी सगी हो, पर वो दोबारा ये रेत नहीं देगी। और ये सामने वाला बंदा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं लग रहा। अगर उसने ये हमला भी झेल लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लॉर्ड हेवनविंड अभी उसे और मक्खन लगा ही रहा था कि तभी आसमान से एक आग का गोला सा उड़ा और सीधे मास्टर वाइल्ड सैंड के हाथ में आ गिरा। ये एक मैसेज भेजने वाला जादुई कागज था। जैसे ही उसने अपनी भीतरी ताकत से उसे पढ़ा, उसका चेहरा एकदम उतर गया और उसने गुस्से में उसे बुझा दिया। चलो यहां से, मास्टर वाइल्ड सैंड दहाड़ते हुए बोला। अब ये ब्लू क्रिस्टल भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो फुस अर्थ फींड्स और डेविल विंड सीड्स हार चुके हैं। वो कलमुही जेड फ्लावर ने अपनी लाशों की फौज भेज दी है और वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां ज्यादा देर रुके तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लॉर्ड हेवन विंड का सारा जोश ठंडा पड़ गया और वो बेबस होकर उसके पीछे हो लिया। दोनों ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े और उस कारी रेत के बादल के साथ आसमान में ओझल हो गए।
हान ली उस विशाल बंदर के कंधे पर चढ़ ये सब ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसे जल्दी थी, वरना वो अपना हेवन वॉइड कॉल्ड्रम निकाल लेता। उसे डर था कि किसी ने पहचान लिया कि ये डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर है तो फालतू की आफत पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि स्कैटर्ड स्टार सीज के बाहर इसे कोई नहीं पहचानता था। जब किंग ग्लोरियस ब्लेज ने देखा कि वो दोनों गुंडे भाग गए तो उसकी जान में जान आई। उसने अपनी लाश वाली आग को जलाए रखा और हान ली को सलाम ठोकते हुए बोला, कल्टीवेटर, तुम्हारी ताकत तो वाकई कमाल की है। उस रेत को तुमने जिस तरह धूल चटाई उसे देखकर मजा आ गया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बड़ा एहसान है। हान ली ने उस 10,000 साल पुरानी लाश को तिरछी नजर से देखा। उस लाश की हालत काफी खस्ता थी, उसकी अंदरूनी शक्ति आधे से भी कम रह गई थी। किंग ग्लोरियस ब्लेज भले ही दबंग आदमी था, पर हान ली की ताकत देखकर उसकी रूह कांप गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं हान ली उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर हमला न कर दे। और तो और वो विशाल बंदर भी उसे अपनी जीभ लपलपाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे कोई बढ़िया बिरयानी सामने रखी हो। उस बंदर को देखते ही किंग ग्लोरियस ब्लेज का खून सूख गया। उसे समझ आ गया कि ये जानवर उसकी जैसी बुरी शक्तियों का काल है, और मन ही मन वो उसे कोसने लगा। हान ली ने भी भांप लिया था कि ये वही लाश है जिसकी बात जिन युआन ने की थी। उसने अपने दिमाग को एकदम शांत किया और हिसाब लगाया कि उसके पास कितना वक्त बचा है। उसने सोचा कि किंग ग्लोरियस ब्लेज के पास अभी भी कुछ खूंखार दांव हो सकते हैं, इसलिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। हान ली ने अपने मारने के इरादे को दबाया और चेहरे को ढीला छोड़ते हुए बोला, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने कहा था कि तुम मुझे इसके बदले कुछ दोगे, तो बताओ कैसे भरपाई करोगे। हान ली कोई दूध का धुला आदमी नहीं था। उसे पता था कि उसकी भीतरी आफत करीब आ रही है, इसलिए वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। किंग ग्लोरियस ब्लेज थोड़ा ढीला पड़ा और हंसते हुए बोला, मेरे पास अभी ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस कुछ पत्थर और सामान है। अगर तुम चाहो तो मेरी गुफा तक चलो, वहां मैं तुम्हें पूरा इनाम दूंगा। हान ली ने उसे घूरते हुए कहा, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस वो तुम्हारी सुनहरी मोती पसंद आ गई है। क्या वो मुझे दे सकते हो? किंग ग्लोरियस ब्लेज का चेहरा उतर गया, पर उस बंदर को देखकर उसने तुरंत एक बनावटी मुस्कान लाई और अपने मुंह से वो सुनहरी मोती बाहर निकाल दी। यही चाहिए ना? उसने कहा, इसे हेवनली कॉप्स पर्ल कहते हैं। यह बहुत ही कीमती चीज है। शायद वो दोनों पहाड़ी चूहे इसी के पीछे थे। खैर, अब ये मेरे किसी काम की नहीं, तुम इसे रख लो। हान ली हैरान रह गया जब उस लाश ने खुद उसकी तरफ वो मोती उछाल दी। उसने अपनी भीतरी ताकत का एक नीला हाथ बनाया और हवा में ही उस मोती को लपक लिया। उसने उसे गौर से देखा, पर उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस बूढ़े शैतान ने इतनी आसानी से उसे ये कीमती मोती दे दी।